मैं श्योर हूँ कि आप सभी ने नाइल रिवर का नाम जरूर सुना होगा। वो दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और पिछले कई हजारों सालों से वो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका की डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रही है। लेकिन एक ऐसा देश जो कि नाइल नदी के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहा है वो है इजिप्ट, जिसकी 95% पॉपुलेशन यानी कि 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग सिर्फ रिवर बैंक्स के पास में ही रहते हैं। इनफैक्ट इजिप्ट में तो नाइल के पास इतने ज्यादा लोग रहते हैं कि उनकी पॉपुलेशन सिर्फ उनके लैंड का 4% ही यूज करती है। और क्योंकि नाइल के आसपास काफी सारे रेगिस्तान है, इसकी वजह से ये सिचुएशन और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब ये कंसिडर करते हुए मुझे नहीं लगता कि आपको सरप्राइजिंग लगेगा कि नाइल को बचाना इजिप्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 100 सालों में उन्होंने कई दर्जने ट्रीटीज साइन की है और काफी सारी डील्स को रोका भी है, जैसे कि कोई इजिप्ट को नाइल रिवर का अच्छे से इस्तेमाल करने से नहीं रोके। लेकिन एक ऐसा भी प्रोजेक्ट था जिसे वो बिल्कुल भी नहीं रोक पाए थे, जिसका नाम था ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम, या फिर दूसरे शब्दों में बोलें तो गर्ड डैम। गर्ड डैम का रोल ये था कि वो नाइल रिवर की शक्ति का इस्तेमाल करके काफी सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस करें। इनफैक्ट ये प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि इस डैम की वजह से 6.5 करोड़ इथियोपियंस को अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। उसके बाद इस बिजली का इस्तेमाल हो सकता है इथियोपिया की सर्विस, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए, जैसे कि करोड़ों इथियोपियंस गरीबी की रेखा से ऊपर आ पाए। मगर एक सेकंड, ये सब तो सुनने में काफी सही लग रहा है, राइट? तो फिर ऐसा प्रोजेक्ट बुरा कैसे हो सकता है? वेल, सच्चाई तो ये है कि ये इथियोपिया के लिए तो बिल्कुल भी बुरी चीज नहीं है, लेकिन इजिप्ट के लिए ऐसा सेम नहीं कहा जा सकता है। देखो, बात ये है कि नाइल रिवर एक्चुअली में नॉर्थ से साउथ नहीं जाती है जैसा काफी लोग सोचते हैं। नाइल रिवर एक्चुअली में साउथ से नॉर्थ तक फ्लो करती है, जिसकी शुरुआत होती है लेक विक्टोरिया में, जो कि आजकल के मॉडर्न डे युगांडा, तांजानिया और केनिया में है, और एंड में वो फ्लो होकर मेडिटेरेनियन सी में मर्ज हो जाती है। इसका मतलब इजिप्ट को जाकर रिवर का एंड का पार्ट मिलता है, और अगर पानी वहां पर आने से पहले रिवर के साथ कोई प्रोजेक्ट किया जाता है तो फिर इजिप्ट को कितना पानी मिलेगा उस पर भी फर्क पड़ सकता है। और जैसा कि आपने ऑलरेडी गेस कर दिया होगा, गर्ड डैम भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है, और हो सकता है इसकी वजह से इजिप्ट का अंत हो जाए। अब भले ही इस प्रोजेक्ट की बातें 2010s में ज्यादा पॉपुलर हुई, लेकिन इस प्रोजेक्ट की बातें 70 सालों से डिस्कस हो रही थी। यहाँ तक कि यूएस ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन ने गर्ड डैम की साइट को 1956 से 1964 के बीच में सिलेक्ट भी कर दिया था, लेकिन काफी सारे पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से कभी भी डैम पर काम शुरू ही नहीं हुआ। पहली बात तो ये थी कि इथियोपिया एक एम्परर के कंट्रोल के अंदर था जिसका नाम था हाइली सलासी। सलासी एक काफी कंट्रोवर्शियल लीडर थे जिनके काफी अच्छे इरादे भी थे लेकिन बुरे इरादे भी थे। अगर हम एक साइड देखें तो उन्होंने देश का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, स्लेवरी को अबॉलिश किया और इथियोपिया को इटालियन से बचाने की कोशिश की। हालांकि वो उसमें अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन उन्होंने कोशिश जरूर की। लेकिन दूसरी तरफ उनके रूल्स काफी स्ट्रिक्ट थे और वो कंट्रोल बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, वो इस बात के लिए जाने जाते थे कि वो रिबेलियंस को दबा रहे थे और यहाँ तक कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस भी कर रहे थे। और बस ये समझ लो कि रिबेलियंस तो डेफिनेटली काफी सारे हो रहे थे, स्पेशली इथियोपिया के राजकुमारों के द्वारा, जिन्हें मेसाफेंट करके भी पुकारा जाता है। मेसाफेंट को ये लगता था कि सलासी के रिफॉर्म्स बिल्कुल भी खास नहीं थे और अगर वो कंट्रोल में होते तो इथियोपिया का मॉडर्नाइजेशन काफी जल्दी होता। अगर फनी चीज तो ये है कि अगर वो लोग सिर्फ चुप रहते तो भी इथियोपिया का मॉडर्नाइजेशन काफी फास्ट होता, क्योंकि सलासी को इतने सारे पैसे नहीं खर्च करने पड़ते मेसाफेंट को कंट्रोल में रखने के लिए। ये इशू टाइम के साथ साथ बस बद से बदतर होता गया और रिबेलियंस इतने गुस्से में थे कि उन्होंने एक मिलिट्री कू लाया और सलासी को अगस्त 1975 में मार दिया। और ये इस चीज की एंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि ये एक शुरुआत थी एक 17 साल लंबी सिविल वॉर की, जिससे हम आते हैं 1990s में। अब देश में इतना ड्रामा होने के कारण एक डैम बनाना किसी के लिए भी एक टॉप प्रायोरिटी नहीं था। देश में शांति और स्टेबिलिटी लाना सबसे इम्पोर्टेंट था और फॉर्चुनेटली इथियोपिया ने 2000s तक आते आते ये सब कुछ लेवल तक अचीव कर लिया था। इस पॉइंट पर आते आते वो लोग फाइनली देश में इन्वेस्ट कर सकते थे और अपने आप के लिए चीजें बेटर बना सकते थे, और गर्ड डैम उन्हीं इनिशिएटिव्स में से एक थी। लेकिन ये डैम बनाने का प्रोसेस बिल्कुल भी तेज नहीं था। इथियोपियन गवर्नमेंट ने काफी महीनों तक अक्टूबर 2009 से लेकर अगस्त 2010 तक इस लैंड को सर्वे किया और कुछ महीनों के बाद इस डैम का डिजाइन फाइनलाइज हो गया। इनिशियल प्लानिंग खत्म होने के बाद इथियोपियन गवर्नमेंट ने एक इटालियन कंपनी सलीनी इम्प्रेगिलो, जिसे हम वी बिल्ड के नाम से भी पुकारते हैं, उसे इस डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया और इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत थी $4.8 बिलियन, जो कि जमा कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। बाय द वे, मैं ये पर्सपेक्टिव
के लिए बताना चाहता हूँ कि जब ये डैम अप्रूव हुई थी तब इसका कॉस्ट था इनके पूरे देश की जीडीपी का 10%। तो इस डैम को फंड करना एक नेशनल एफर्ट की तरह था जो कि 10 सालों तक चला। उन्होंने अपने देश के सिटीजन्स को बॉन्ड्स बेचे और एम्प्लॉइज को इस बात के लिए मनाया कि वो लोग अपने कमाई का कुछ हिस्सा इस डैम पर लगाएं। और उसके अलावा इथियोपिया को इंटरनेशनल हेल्प भी मिली, जैसे कि चाइना से और गल्फ कंट्रीज से। और एक्चुअली में इस डैम का कंस्ट्रक्शन अब जाकर 2023 में ऑलमोस्ट खत्म हुआ है और 2024 में पूरी तरह से खत्म होगा। इस डैम को इथियोपिया ने जुलाई 2020 में फिल करना शुरू किया, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी और भी आगे बढ़ गई। अगर हम लोग इथियोपिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो गर्ड डैम है वो एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए गर्ड डैम एक नेशनल राइट है। देखो बात ये है कि ऐसा थोड़ी है कि इथियोपिया इजिप्ट के बॉर्डर को क्रॉस करके उनसे डायरेक्टली पानी चुरा रहा है। इनफैक्ट इथियोपिया और इजिप्ट का तो बॉर्डर क्लोज भी नहीं है, क्योंकि बीच में सूडान आता है और ऊपर से जो ब्लू नाइल है वो लेक ताना से शुरू होती है, जो कि इथियोपिया के अंदर ही है। तो इसीलिए ये इथियोपिया के लिए बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है कि कैसे इजिप्ट उन्हें वो बोल रहा है कि वो खुद ही के नेचुरल रिसोर्सेज के साथ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ये तो ऑलमोस्ट उसकी तरह हो गया कि जैसे लेट्स से अबू धाबी सऊदी अरेबिया को ऑयल प्रोडक्शन कम करने के लिए बोले, जैसे कि वो लोग अपने रेट्स को ज्यादा रख पाए। एक्चुअली में तो इजिप्ट के पास बस इतनी पावर होनी चाहिए कि वो लोग बस इथियोपिया से एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर पाए कि इथियोपिया ये सोचे कि इस डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से आसपास के देश के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। और लेट्स से अगर इजिप्ट इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के बजाय अगर पोलाइट तरीके से भी बोलता, तो ऐसा तो नहीं है कि इथियोपिया के पास इसका दूसरा ऑप्शन कोई बचा है। ऐसा थोड़ी है कि वो लोग बुर्ज खलीफा या फिर जेडा टावर की तरह एक वैनिटी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा होता तो इजिप्ट आर्ग्यू कर सकता था कि इजिप्शियंस की बेसिक वेल बीइंग इथियोपियंस के लग्जरी के कंपैरिजन में काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा असल में बिल्कुल भी नहीं है। इथियोपिया गर्ड को बस इसीलिए बना रहा है क्योंकि उन्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इथियोपिया दुनिया में सबसे गरीब देशों में से एक है जिसकी जीडीपी पर कैपिटा की रैंकिंग 170 पर आती है, वो भी डैम बनने के बाद। इस डैम प्रोजेक्ट के पहले इथियोपिया का जीडीपी पर कैपिटा था लिटरली $120, जो कि उस समय के थे साल के 5,400 रुपए। जी हाँ, साल के 5,400 रुपए। अब हाँ देखो, ऐसा तो नहीं है कि इजिप्ट बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है और वो एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन कंपैरिजन में देखे तो इजिप्ट ने इथियोपिया के कंपैरिजन में काफी अच्छा किया है। इजिप्ट का करंट जीडीपी पर कैपिटा है $3,500, जो कि इथियोपिया के कंपैरिजन में लगभग 4 गुना है। तो जब इथियोपिया को ऑप्शन मिला कि वो लोग खुद के वेलफेयर को चुने या फिर इजिप्शियंस के वेलफेयर को चुने, ऑब्वियसली उन्होंने खुद को चुना। ये एकदम सामने दिख रहा है कि किस देश को ज्यादा मजबूरी है। इथियोपिया के लिटरली 90% से भी ज्यादा लोग कई दशकों से गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं, तो इसे ठीक करना तो बहुत ज्यादा जरूरी था। और ये भी नोट करने वाली बात है कि इथियोपिया हर कदम सोच समझ कर ही ले रहा है। आखिर वो लोग भी चाहेंगे कि इजिप्ट को नुकसान नहीं पहुंचे। उनका गोल सिंपली ये है कि वो अपने देश को एडवांस्ड बनाए और वो पूरी तरह से राजी हैं कि आसपास के देशों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंचे। और इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है उनकी डैम को भरने का अप्रोच। इथियोपिया ने अपने डैम के हर फिलिंग के टाइमिंग को एकदम बारीकी से चुना है, जैसे कि वो लोग किरेम्ट सीजन का फायदा उठा पाए, जो कि जून से सितंबर के बीच में रहता है। ये ऐसा टाइम होता है जब बारिश सबसे ज्यादा पड़ती है और इथियोपिया एकदम कम नुकसान के साथ अपने डैम को भर सकता है। और ऊपर से इथियोपिया अपने इस डैम के फिलिंग के काम को 4 से 7 साल तक फैला रहा है। तो इस बात का तो कोई शक नहीं है कि इथियोपिया इस डैम को सोच समझकर धीरे धीरे बना रहा है। और असल में भी इथियोपिया को इससे ज्यादा केयरफुल रहने के लिए इस प्रोजेक्ट पर ही गिव अप करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली वो लोग नहीं चाहते हैं। अब इथियोपिया का पर्सपेक्टिव सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि इजिप्ट ही यहाँ पर गलत है, लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है। इजिप्ट के पर्सपेक्टिव से देखे तो उन्होंने नाइल को बचाने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया है, और ये चीज सिर्फ गर्ड डैम पर अप्लाई नहीं होती है। इजिप्ट लिटरली कई 100 सालों से नाइल नदी को बचाते आ रहा है और उन्होंने इसके लिए बहुत कुछ त्यागा है। ऊपर से उनके पास लीगल राइट्स भी हैं कि वो लोग अपस्ट्रीम एक्टिविटीज को ओवरसी और इन्फ्लुएंस कर पाए। इस लीगल राइट को बहुत पहले 1929 में अग्री किया गया था, जब नाइल वाटर्स अग्रीमेंट को साइन किया गया था इजिप्ट और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में। उस समय पर ग्रेट ब्रिटेन जिन 4 देशों को रिप्रेजेंट करता था वो थे युगांडा, केनिया, टैंजानिया और सूडान। लेकिन मेन बात ये है कि ये ट्रीटी में इथियोपिया बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं था। इनफैक्ट इथियोपिया के बारे में तो सोचा भी नहीं गया था। तो भले ही इजिप्ट के पास लीगल
राइट है कि वो अपस्ट्रीम नाइल प्रोजेक्ट्स को इन्फ्लुएंस कर पाए, बट इथियोपिया ये आर्ग्यूमेंट देता है कि ये सिर्फ उन कंट्रीज में लागू है जो लोग इस ट्रीटी में इन्वॉल्व थे। अब इथियोपिया ऐसी ट्रीटीज के लॉज को फॉलो क्यों करे जिसमें वो लोग इन्वॉल्व ही नहीं थे? और ये सिर्फ अकेली ट्रीटी नहीं है जिसमें इथियोपिया बाहर रह गया था। 1959 में इजिप्ट और सूडान ने एक अग्रीमेंट बनाया नाइल रिवर को बांटने का। इसमें इजिप्ट के पास नाइल रिवर के 55.5 बिलियन क्यूबिक मीटर्स के राइट्स थे और सूडान के पास 18.5 बिलियन क्यूबिक मीटर्स नाइल वाटर के राइट्स थे। तो इसका मतलब हम लोग एक और बार इजिप्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके पास तो लिटरली एक पर्टिकुलर क्यूबिक मीटर्स के पानी का लीगल राइट है। तो जब इथियोपिया के कारनामों की वजह से सप्लाई पर अफेक्ट पड़ता है तो इजिप्ट को ऐसे लगता है कि उनके पास इथियोपिया के खिलाफ लड़ने का हक है, लेकिन एट द सेम टाइम इथियोपिया तो डिस्कशंस में इन्वॉल्व भी नहीं था, तो उन्हें ऐसी कोई भी ट्रीटी फॉलो करने के लिए फोर्स क्यों करे। लेकिन इथियोपिया ये नहीं इन्वॉल्व होने का बहाना सिर्फ इन्हीं 2 अग्रीमेंट्स में यूज कर सकता है, क्योंकि वो जुलाई 1993 के कायरो कोऑपरेशन फ्रेमवर्क में काफी इन्वॉल्व थे। ये अग्रीमेंट डायरेक्टली इथियोपिया और इजिप्ट के बीच में था और इस अग्रीमेंट में दोनों कंट्रीज ने ये वादा किया कि वो लोग ऐसे हार्मफुल वाटर प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे जिससे दूसरे कंट्री का नुकसान होए, और वेस्ट कम करने के लिए और वाटर फ्लो बढ़ाने के लिए ये लोग एक दूसरे की सलाह लेंगे। तो अब भले ही बाकी अग्रीमेंट्स को इथियोपिया मना कर रहा है, लेकिन इस अग्रीमेंट में तो क्लियरली लिखा गया है। इथियोपिया ने लिटरली ये अग्री किया कि वो लोग इजिप्ट के साथ मिलकर डिसीजंस लेंगे, लेकिन जब गर्ड डैम की बात आई तब उन्होंने ये अकेला करने का सोचा। आई थिंक आपको दिखना शुरू हो गया होगा कि क्यों इजिप्ट को ऐसा लगता है कि इथियोपिया गलत है। और हाँ, इजिप्ट के पास इथियोपिया के खिलाफ बस ये लीगल बेसिस नहीं मगर एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस भी है। अब भले ही इजिप्ट पैसों के मामले में इथियोपिया के आगे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग एक ऐसे पोजीशन पर है कि वो लोग नाइल के मामले में निगोशिएशन करें। इजिप्ट का लिटरली 97% फ्रेश वाटर सिर्फ नाइल से ही आता है और नाइल का वाटर फ्लो तो ऑलरेडी पिछले कई दशकों से कम होते जा रहा है। और अगर आप इसे इजिप्ट की बहुत जल्दी बढ़ने वाली पॉपुलेशन के साथ कंबाइन करो तो वो लोग एक ऐसे पोजीशन में है कि इजिप्ट एक 7 बिलियन क्यूबिक मीटर्स के एनुअल वाटर डेफिसिट का सामना कर रहा है। इनफैक्ट इस करंट रेट पर तो इजिप्ट का पानी पूरी तरह से 2025 तक खत्म हो सकता है। ये सब चीजों को कंसिडर करते हुए आखिर किस देश के पास नाइल रिवर का ज्यादा हक है? क्या वो इथियोपिया है जहाँ से पानी आता है, या फिर वो इजिप्ट है जहाँ पर पानी इस्तेमाल होता है? वेल, ये इजिप्ट और इथियोपिया के बीच की लड़ाई अभी भी चल रही है और वो बहुत जल्दी बदलती जा रही है। जब तक गर्ड डैम पूरी तरीके से फिल हो जाती है तब तक कुछ स्टडीज ऐसा कहती है कि इजिप्ट में नाइल का फ्रेश वाटर फ्लो 25% से भी ज्यादा घट सकता है। ऊपर से इजिप्ट के डैम्स का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आधा हो सकता है। इससे नाइल के आसपास होने वाले एग्रीकल्चर पर काफी फर्क पड़ेगा, जहाँ से इजिप्ट का 60% खाना आता है। और यही दूसरी तरफ पूरी तरीके से कंप्लीट ना होने के बावजूद गर्ड डैम इथियोपिया के लिए काफी फायदेमंद रही है। आई मीन, आप पिछले 10 साल में इथियोपिया की जीडीपी को ही देख लो। अब हाँ, ये डैम एक अकेली चीज नहीं थी जिसकी वजह से उनकी जीडीपी इतनी बड़ी है, लेकिन उसने डेफिनेटली काफी मेजर रोल प्ले किया है। अब क्योंकि कंप्लीट होने के बाद गर्ड डैम अफ्रीका की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर फैसिलिटी बन जाएगी, तो इसकी वजह से इथियोपिया को और भी काफी ज्यादा फायदे होंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से इजिप्ट सही है या फिर इथियोपिया। और हाँ, इस वीडियो में रखते हैं 150 लाइक्स का टारगेट, तो जल्द से जल्द वो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। बट तब तक के लिए मैं हूँ हर्ष और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।